नमस्कार, आपका स्वागत है डार्विन जस्टिस के चौथे अंक में, जिसका शीर्षक है सोमनाथ से समस्तीपुर और लेखक हैं प्रवीण कुमार। तो आइए हम चलते हैं कहानी के चौथे अंक पर। इतिहास का अपना मज़ा है। आप चाहें तो सीधे सीधे तारीखें लिख दें, या चाहें तो आप जिस विचारधारा से ग्रसित हैं उसे उस रंग में रंग दें। संसार की 95% आबादी फॉलोअर्स होती है। आप सलीके से जो कुछ उनके सामने परोस देते हैं वह उसे ग्रहण कर लेती है। इस कहानी में जिस उम्र पर मैं हूँ, उस उम्र के बच्चों का मस्तिष्क ऐसे दिलचस्प रंगों को बड़ी तेज़ी से अपने कैनवास पर उतारता है। मेरे अंदर भी महमूद गजनवी की एक काल्पनिक तस्वीर उभरी थी, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, जो मुसलमान है, जिसका चेहरा रहमान मियाँ से मिलता जुलता है। वहीं रहमान मियाँ जो मुझे कड़वी दवाई पिलाता था, अभी बेवजह उसके किसी हमशक्ल से मैं नफरत कर रहा हूँ। अभी बेवजह उसके किसी हमशक्ल से मैं नफरत कर रहा हूँ। दरअसल यह नफरत न सिर्फ महमूद गजनवी के हमशक्ल जो रहमान मियाँ से मिलता जुलता था से है, बल्कि जिस तरह के चित्र और घटना को मस्तिष्क पर उकेरा गया था, उससे मेरी नज़रों में सभी मुसलमान महमूद गजनवी ही थे। उस दिन अंतिम घंटी लगने तक मात्र 10 मिनट में बच्चे कुछ नई बातें सीख गए थे। इन बातों को किसने कितना आत्मसात किया था, ये बाद की बात है। पर उस दिन बच्चों ने सीखा था कि हिंदुस्तान पहले सिर्फ हिंदुओं का देश था। मुसलमान इस देश में आक्रमणकारी के रूप में आए। इन्होंने न सिर्फ हमें लूटा, बल्कि हमारे धार्मिक वैभव, हमारे मान सम्मान को भी तहस नहस किया। बच्चे इस कहानी के बाद इस निष्कर्ष पर खुद ही पहुंच गए थे कि आडवाणी जी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। अब अयोध्या में राम मंदिर कौन बनाएगा? बच्चे इस पक्ष में हो गए थे कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनना ज़रूरी है, क्योंकि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। आडवाणी जी यहीं पर मंदिर बनाने निकले थे। राम मंदिर पर धर्मनिरपेक्षता की आड़ में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। टीचर ने उस दिन बाबर का जिक्र तो किया था, पर कब किया था मुझे ठीक से याद नहीं है। सिर्फ इतना याद है कि एक बार बाबर शब्द आया था। क्यों आया था मुझे याद नहीं। हो सकता है अनय और चश्मिश की तरह कुछ पंक्ति मुझसे भी छूट गई हो। बच्चों को यह समझाया गया कि कुछ लोग चाहते हैं कि भगवान राम का मंदिर नहीं बने, राम राज्य की स्थापना नहीं हो, कि गौ माता को शिवलिंग पर काटने दिया जाए, कि मस्जिद की सीढ़ियों में मंदिर के टुकड़े लगने दिया जाए। बच्चों ने सीखा था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं कि हम अपने इतिहास और संस्कृति को नकार दें। हालांकि तब बहुत से बच्चों को शायद धर्मनिरपेक्षता और संस्कृति जैसे शब्दों का मतलब ठीक से मालूम भी नहीं होगा। इस उम्र के ज़्यादातर बच्चे परिभाषाओं को रटते हैं। मैं ये नहीं कहता कि समझते नहीं होंगे, पर ज़्यादातर बच्चे उतने परिपक्व नहीं होते कि अच्छी तरह से धर्मनिरपेक्षता और संस्कृति को समझ सकें। किसी किसी देश में प्रजातंत्र का मतलब वह नहीं होता जो आप किताबों में पढ़ते हैं। प्रजातंत्र को अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीतिक तुष्टीकरण की ओर आगे पीछे खिसकाते रहती है। इसके कारण कई हो सकते हैं, पर उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण अशिक्षा भी है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर 1990 इतिहास के पन्ने में अचानक ही नहीं आ घुसा था। इसे घुसाने में बोफोर्स की दलाली का बहुत बड़ा हाथ था। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री कोर्ट में अपने चुनावी दावों को साबित नहीं कर पाए, तब उन्होंने मंडल के जिन्न को निकालकर लोगों का ध्यान बोफोर्स से हटाने की कोशिश की। उन्होंने जनता से झूठ कहा था कि उनके पास
उन सभी लोगों की लिस्ट है जिन्होंने बोफोर्स तोप की दलाली में पैसे खाए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर यह लिस्ट वीपी सिंह द्वारा निकाली जाती थी, निकालकर जनता को मंच से दिखाते और रख लेते। लेकिन जब वे प्रधानमंत्री बने तो कोर्ट में वही लिस्ट टाए टाए फिस हो गई। वे झूठे साबित हो रहे थे। इससे बचने के लिए मंडल का जिन्न निकाल बैठे ताकि लोगों का ध्यान बोफोर्स में हुए अपनी बेइज्जती से हटा सके। मैं इतिहास में इस दावे को खारिज नहीं करता कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह देवीलाल की रैली की तपिश से बचना चाहते थे और आनन फानन में मंडल कमीशन को लागू कर दिया। मैं इतिहास के इस दावे को भी खारिज नहीं करता जिसमें शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे कई लोग यह क्रेडिट लेते हुए दिखते हैं कि उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह पर मंडल कमीशन लागू करने का दबाव बनाया था। संभावनाएं कई हो सकती हैं, सब अपनी अपनी जगह सही भी हो सकती हैं। इसलिए मैं कहानी अपने हिसाब से, अपने ढंग से कह रहा हूं कि बोफोर्स की दलाली में कोर्ट द्वारा हुई अपनी बेइज्जती से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में मंडल कमीशन लागू कर दिए। इन सभी तर्कों पर विचार कीजिए, आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे सिवाय इसके जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने कहा था वे समाज के पिछड़े वर्गों को उसका हक देना चाहते थे जो उन्होंने दे दिया। उन पर किसी बात का या किसी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं था। तो जिसने मंडल लागू किया उसकी बात को ही सत्य माना जा सकता है। बाकी सारे अनुमान हैं कि इस कारण से ऐसा हुआ होगा। इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है। राजनीति कभी कभी अपनी सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से मुद्दे पैदा करती है और उसे खत्म भी करती है। राजनीति कुछ मुद्दों को टालती रहती है, कुछ को पोस कर रखती है कि समय के हिसाब से इसका दोहन किया जा सके। मंडल के जिन का निकालना भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं था। इसके ज़्यादातर वोटर उच्च वर्ग और व्यापारियों के थे, जबकि मंडल कमीशन ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की थी। भाजपा तब विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार को समर्थन दे रही थी। भाजपा की तरफ से मंडल का विरोध हुआ, पर उतना ही जितना से ताना बाना नहीं बिगड़े। चूंकि वीपी सिंह की सरकार कई पार्टियों की सरकार थी और भाजपा भी सरकार को समर्थन दे रही थी, आडवाणी जी ने गठबंधन की संयुक्त बैठक में मंडल लागू करने का विरोध किया। बावजूद इसके वीपी सिंह नहीं माने और तब भारतीय जनता पार्टी ने मंडल को डाइवर्ट करने के लिए राम रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक करने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह समझती थी कि मंडल का जिन्न भारत की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है, इसलिए भाजपा खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकी। मंडल लागू करने के खिलाफ सामान्य वर्ग के बच्चे आंदोलन कर रहे थे। भाजपा के लिए यह स्थिति सांप छछूंदर जैसी थी। इससे बचने के लिए, मंडल के प्रभाव को भटकाने के लिए आडवाणी जी सोमनाथ से रथ लेकर अयोध्या की ओर चल दिए। पूरा देश राम राम जपने लगा। पूरा देश मंडल कमंडल की विचारधारा के से पट गया। यही रथ जो सोमनाथ से अयोध्या के लिए चला था, अयोध्या पहुंचने से एक दिन पहले ही बिहार के समस्तीपुर में अल सुबह रोक दिया गया था। तारीख थी 23 अक्टूबर 1990। यह घटना खूब सुबह हुई थी। इसी दिन कनक उच्च विद्यालय में वर्ग 10वीं के बच्चे सेंटअप एग्जाम दे रहे थे। मेरे बगल में अनय बैठा था और अनय के ठीक पीछे चश्मिश। इसी दिन चश्मिश से अनय ने कलम मांगा था। मैं सोचता हूं यदि रथ उस दिन समस्तीपुर में नहीं रुकता तो क्या टीचर उस दिन क्लास में कुछ और कहानी सुनाते, चहलकदमी करते हुए पीछे नहीं जाते।
तब क्या अनय चश्मिश से कलम मांग पाता? मुझे लगता है कलम मांगने में कोई बुराई नहीं थी, मांगी जा सकती थी, पर अनय जहाँ बैठा था टीचर की नज़र उस पर ज़रूर पड़ती और स्याही के लिए उसे सीधे ऑफिस भेज देते, जहाँ परीक्षा के समय स्याही की एक बोतल रखी रहती थी कि जाओ स्याही ऑफिस से भर कर आओ। आप सोच रहे होंगे मैं अनय और चश्मिश की कहानी छोड़कर कहाँ राजनीतिक लिखने बैठ गया, लेकिन आप जिस कहानी को पढ़ रहे हैं उस कहानी का राजनीति से बहुत गहरा संबंध है। राजनीति का प्रभाव इस कहानी में कहानी शुरू होने से लेकर अंत तक है। बिना राजनीति को समझे यह कहानी पढ़ने या सुनने पर मात्र एक दुर्घटना लगेगी या कुछ आक्रोशित लोगों का आक्रोश। एक कहानी के लिए कई चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं। आप चाहें तो इस कहानी के लिए जेपी आंदोलन को जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि उसी वजह से चश्मिश के पापा चाहकर भी चश्मिश की मां का एबॉर्शन नहीं करवा पाए थे। जिस रात हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का कॉन्डोम फटा, उसकी सुबह वे संपूर्ण क्रांति के सिपाही बनने पटना निकल गए थे। जब लौटकर घर आए तब चश्मिश मां के पेट में 2 महीने से ऊपर की थी। आप चाहें तो बेफोर्स की दलाली को भी कहानी के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं। चाहें तो कमंडल और मंडल कमीशन को या उस दौर में बिहार की तेजी से बदल रही राजनीतिक पृष्ठभूमि को, जो भूरा बाल साफ करने की वकालत करता था। या चाहें तो कहानी को सिर्फ कहानी की तरह पढ़कर भूल जाएं कि किसी तरह यह कहानी बन गई। टीचर के ज्ञानदान देने के कई साल बाद मुझे कहीं पढ़ने को मिला कि लोदी वंश के सल्तनतकालीन शासक सिकंदर लोदी ने कई मंदिरों को ध्वस्त किया था। उसके टुकड़ों को मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया था और मूर्तियों के टुकड़े को कसाई की दुकान पर मांस तौलने के लिए रखवा दिया था। वह अपने पिता की तीसरी संतान था। उसकी माँ हिंदू लोहार परिवार से थी। उसकी एक हिंदू पत्नी भी थी। आज इस कहानी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।